नमस्कार। मैं सी आनंद आरपुते आज आपके साथ मेक इन इंडिया के बारे में बात करूंगा। तो बहुत बार ये समझा जाता है कि मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया ये दो एक ही तो कंसेप्ट है, उसमें ऐसा डिफरेंस क्या है। लेकिन एक छोटा सा स्पेलिंग डिफरेंस मेड और मेक, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इतना कि इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट ऑफ अबाउट 180 डिग्रीज। ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा घूम के एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस 2014 में इंडियन पॉलिसी में, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हुआ। मेड इन इंडिया का मतलब है कि इंडियंस ने, इंडियन द्वारा इंडियन लोगों के लिए बनाया गया प्रोडक्ट जिसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी खुद के बलबूते पे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती है क्या? हर क्षेत्र में होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इन्वेंशन होते रहते, और जहां पे उसका ज्योग्राफिकल एडवांटेज होता है, जहां पे वो प्रोड्यूस होते हैं या जो टेक्नोलॉजी वहां पे पनपती है, और उसके हिसाब से वो टैलेंट भी डेवलप होती है, और वहाँ पे कुछ अलग अलग प्रोडक्ट डेवलप होते हैं जो हमारे लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो मेक इन इंडिया में ये बेसिक शिफ्ट है कि यहाँ के लोग, यानी मेक इन इंडिया इंक्लूड्स मेड इन इंडिया, यानी अगर इंडियन लोग कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि रामदेव बाबा का एंटरप्राइज है, बहुत बड़ी औषधि एफएमसीजी प्रोडक्ट का निर्माण उन्होंने किया है, श्री श्री रविशंकर जी ने भी किया है, और कई इंडियन एंटरप्रेन्योर्स है जिन्होंने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। तो वो तो मेक इन इंडिया का पार्ट है ही है, पर इसके साथ इंडिया पूरे वर्ल्ड को इनवाइट कर रहा है कि कम मेक इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है उनके प्रोडक्ट के लिए। आज तक क्या था कि लोग जापान में प्रोड्यूस करते थे, जर्मनी में प्रोड्यूस करते थे, यूएस में प्रोड्यूस करते थे, इजराइल में प्रोड्यूस करते थे, और इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे, यानी हमारे लिए वो होता था इंपोर्ट। अभी वही चीज हम लोग बनाएंगे, यानी वो लोग वहाँ की होंडा आएगा, टोयोटा आएगा, आपका बाकी जो मोबाइल की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिसमें साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग है, और कई एप्पल है, कई बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आएगी और यहाँ पे वो प्लांट लगाएगी। उसमें क्या होगा कि अलग अलग जो बेनिफिट्स है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि यहाँ का जो स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो बेसिक मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ का नॉलेज बेसिकली थियोरेटिकल है या बहुत आउटडेटेड है, बहुत पुराना है। जबकि हमें मेरी पार्कर फोलेट, फेडरिक टेलर, यहाँ का साइंटिफिक मैनेजमेंट वगैरह हम सीखे, उसके बाद जो ईआरपीज आए हैं, उन्होंने पूरी मैनेजमेंट साइंस को बदल के रख दिया है। तो ये नया साइंस है और वो लेकर के आ रही है कंपनीज। तो उससे क्या होगा कि यहाँ की जो मैन पावर है उसका स्किल डेवलपमेंट होगा, उसके साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आप तो सभी जानते हैं कि इंडिया में काफ़ी सारे इंजीनियर्स है, काफ़ी सारे आईआईटीएंस और आईटीआई वाले लोग हैं, वर्कर्स है, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर्स है, और इनको काम नहीं है, काम है लेकिन उनको उतनी आमदनी नहीं हो पाती है जितना स्किल वो बिलोंग करते हैं। तो ये बाहर की कंपनी जब आती है, मल्टीनेशनल कंपनी जब आती है, तो उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, साथ ही साथ उनका स्किल डेवलप होता है। दे गॉट एक्सपोज टू वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन मेथोडोलॉजीज। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है। दूसरा ये होता है कि आइडियल फंड्स का डिप्लॉयमेंट होता है, यानी बाहर की कंपनीज आएगी, यहाँ पे प्रोडक्शन प्लांट लगाएगी, तो उसको लोन भी लगेगा, और अगर लोन लगेगा तो यहाँ के बैंकों के पास जाएगी, यहाँ पे जो आइडियल फंड्स पड़े हैं डिपॉजिट, वो लोन के रूप में उन्हें अवेलेबल होगा, और जो बैंक में फंड्स है वो उनके लिए अवेलेबल होगा, ताकि जो ये नहीं कर सकते उनको एफडीज का इंटरेस्ट दे पाए, एफडीज का इंटरेस्ट भी अच्छा बना रहे बैंक्स में, और बैंक के पास जो फंड्स आइडल पड़े हैं वो इंडस्ट्रियल लोगों को अवेलेबल हो और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम मेक इन इंडिया द्वारा होता है। उसके साथ साथ
डोमेस्टिक डिमांड जो है वो कंप्लीट करता है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड ऐसी, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, सारी की सारी लोग जो है कस्टमर्स है वो माइक्रोमैक्स ने बनाया वाला मोबाइल फ़ोन नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत से लोग अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फ़ोन चाहते हैं जो अभी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने डेवलप नहीं किया है, शायद नहीं किया है या करने में अभी दिक्कतें हैं। एक साइड में वो टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही, तो इसलिए सैमसंग अगर उस अच्छी टेक्नोलॉजी देता है या एप्पल अच्छी टेक्नोलॉजी देता है या कोई और कंपनी अच्छी टेक्नोलॉजी देता है, तो उनकी टेक्नोलॉजी लेकर के हम लोग हमारे बिजनेसेस उस पर डेवलप करें, ये भी एक अच्छा तरीका है। और इसलिए जब तक हमारे यहाँ कुछ प्रोडक्शन मेथोडोलॉजीज डेवलप नहीं होती है, तब तक फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पे आकर के अगर काम करती है और यहाँ की जो डोमेस्टिक डिमांड है क्वालिटी प्रोडक्ट की वो फुलफिल करती है, तो एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा होगा। अच्छा, इंपोर्ट मतलब अगर ये सैमसंग ने यहाँ पे आके नोएडा में आकर फैक्ट्री नहीं लगाई होती 2014 में, तो क्या हुआ होता, हम लोग साउथ कोरिया से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, हमको क्वालिटी मोबाइल है उनके तो हमको इंपोर्ट करवाना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रोडक्शन प्लांट लगाया, यहाँ पे हमने उनको इन्वाइट किया, तो इसलिए बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि यहाँ की जो डोमेस्टिक डिमांड है वो फुलफिल हुई। उसके साथ ही साथ इंडिया का मैन पावर थोड़ा सा सस्ता है, इंडिया की लैंड कॉस्ट भी वर्ल्ड कॉस्ट के कंपैरिजन में कम है, और इसके लिए यहाँ पे प्रोडक्शन अगर वो कंपनीज यहाँ पे करती है तो उनको वो सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और इसलिए यहाँ पे प्रोड्यूस करके वो इंडिया से एक्सपोर्ट करती है, तो फॉरेन एक्सचेंज किसको मिलेगा? अगर सैमसंग इंडिया को वो मिलता है तो भी अल्टीमेटली वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसका बढ़ाता है? वो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाता है। तो इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक्सपोर्ट प्रमोशन भी ये बहुत बड़ा चीज उसमें होता है। न्यू एंसिलरी इंडस्ट्री भी इसके साथ खड़ी होती है ना। हम डायरेक्ट एक दिन होंडा का पूरा गाड़ी नहीं बना सकते, लेकिन होंडा को लगने वाले लैंप्स बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। होंडा को लगने वाला जो बॉडी है वो बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। होंडा को लगने वाला कोई छोटी मोटी उनकी जो बैटरी अंदर के जो पार्ट्स पुर्जे है वो बना सकते हैं कि? बना सकते हैं। वो सारी एसेसरीज इंडस्ट्री जो एंसिलरी इंडस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे डेवलप हो जाती है। इसके साथ ही साथ जो मैन पावर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रही है, जैसे टोयोटो में काम कर रही है, होंडा में काम कर रही है, सैमसंग में काम कर रही है, वो बैठ के तो रहने वाली नहीं। हर एक आदमी का ये सपना होता है कि मेरा भी एक खुद का इंडस्ट्री हो, मेरा भी एक खुद का एंटरप्राइज हो। तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद ये मैन पावर कहीं ना कहीं बाहर आके अपनी एक कार मैन्युफैक्चरिंग, अपनी एक मोबाइल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग चालू करेगी, और जिसमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी और कॉस्ट और कम होगी और कुछ इन्वेंशन भी होगा इंडियंस एंटरप्रेन्योर्स द्वारा, और एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग वर्ल्ड को दे पाएंगे। तो ये क्या होगा कि 5-10 साल बाद धीरे धीरे क्या होगा कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ेंगे और अपने लिए अच्छे अच्छे प्रोड्यूस तैयार करेंगे। इसके साथ ये एक डिफेंस स्ट्रेटेजी भी है। देखिए, अगर बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग देशों से लोग यहाँ पर आकर के अपने यूनिट्स यहाँ पे लगाते हैं और बड़े बड़े करोड़ों के कारोबार यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो वर्ल्ड के कोई देश चाहेगा क्या कि इंडिया के ऊपर अटैक हो, कोई एटम बम गिराए, पाकिस्तान जैसा पागल कंट्री जो है वो एटम बम गिराए, ऐसी किसी की इच्छा होगी क्या? तो एक वर्ल्ड पॉपुलेशन भी, वर्ल्ड जो सोशल एटमॉस्फेयर है वो भी धीरे धीरे इंडिया को फेवर करेगा, इंडिया पे डिपेंडेंट बनता जाएगा, और वो ये चाहेगा कि इंडिया पे कोई एक्सटर्नल अटैक ना हो, और इसलिए उनका जो सोशल या डिफेंस इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड में लगाएंगे और ये देखेंगे कि इंडिया प्रोटेक्शन में रहे। इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग उनके प्रोटेक्शन पे निर्भर है, हमारा भी एक डिफेंस स्ट्रेटेजी है, हमारा भी डिफेंस इक्विपमेंट पे, हमारा भी मिलिट्री है, लेकिन इसके साथ साथ एक बैकअप बन जाएगा कि बाहर के कंट्रीज भी हमारे लिए फेवर करेंगे और एक्सटर्नल अटैक हमारे ऊपर कम से कम हो। और यही एक वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना है, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा कुटुंब है। अगर विश्व में कोई अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाने वाला अच्छा टैलेंटेड आदमी है वहां पे, जिसको, जैसे कि जापान कंट्री है, वहां पे अभी एवरेज पॉपुलेशन की एज है अबाउट 60 ईयर्स, यानी बुढ़े लोगों का देश है,
मतलब दे आर हैविंग एक्सट्रीमली वेरी गुड टेक्नोलॉजी, लेकिन उनके पास वो प्रोड्यूस करने के लिए मैन पावर नहीं। साथ ही साथ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाईएस्ट इन जापान, तो नेचुरली क्या है, लैंड प्राइसेस जापान के सबसे ज्यादा रहेगी। तो वहां पे प्रोड्यूस, अच्छा जो इतनी छोटी कंट्री है इजराइल जापान, इतनी छोटी कंट्रीज है कि टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो प्रोड्यूस करेंगे तो भी डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंड नहीं रह सकते, उनको तो सारा एक्सपोर्ट ही करना है इंडिया जैसे कंट्रीज को। तो बेटर है वो कंट्रीज यहीं पे आकर के प्लांट लगाए, तो ये सारे एडवांटेज मैंने जो गिनाए वो अपने को मिल जाएंगे। और वसुधैव कुटुंबकम का हमारा जो पुराना नारा है, पुराना हमारा मिशन है कि भाई पूरा वर्ल्ड ही एक कुटुंब है, एक फैमिली है, वन फैमिली है, तो ये भी एक नए परिप्रेक्ष्य में ये कल्पना नए रूप में इसको स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही साथ भारत जो है ये एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसे समृद्ध बनना ही है कभी ना कभी। तो ये जल्दी से जल्दी समृद्ध बनेगा जब हमारा विश्व गुरु हम कब कहलाएंगे, जब हमारे पास अच्छा डिफेंस इक्विपमेंट होगा, हमारी खुद को प्रोटेक्शन करने की हमारी क्षमता होगी, किसी को प्रोटेक्शन देने की हमारी क्षमता होगी, और उसके साथ ही साथ हम आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होंगे, सशक्त होंगे, तभी हमारा लोहा दुनिया में माना जाएगा। और इसलिए जो मेक इन इंडिया जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा है। समृद्ध होने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यूएसए की कितने साल की हिस्ट्री है। जब ब्रिटिशर्स लोग गए वहां पे, एक 200-300 साल पहले वहां पे गए, तो पूरी अमेरिकन डेवलपमेंट जो हुई है वो हार्डली 200 से 300 साल में पूरी यूएसए डेवलप हो गई है। हमारे देश को तो 5,000-10,000 साल का इतिहास है, रामायण आज से 5 से 6,000 साल पहले हुआ था ऐसा बोलते हैं, महाभारत 2 से 3,000 साल पहले हुआ था ऐसा बोलते हैं। तो हमारे लिए तो काफी बड़ा लीगेसी है। अमेरिका को लीगेसी क्या है, 200 से 300 साल में उन्होंने पूरा रोड्स वगैरह अच्छे बनाए और डिफेंस अच्छा स्ट्रांग किया, धीरे धीरे कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई, थिंक टैंक बना उनको, और धीरे धीरे वो डेवलप, मतलब एडवेंचरस पीपल थे, बहुत ज़्यादा एडवेंचर उनमें था, उनके ब्लड में, क्योंकि ब्रिटिश से भागे हुए सब कैदी थे या रिबेलियंस थे, और यहाँ के जो बेसिक लोग वहाँ पे रहने वाले थे वो था, उनका एक मिक्स कल्चर भी बना, और वो लोगों ने अच्छा एक यूएसए को एक बड़ा अच्छा समृद्ध राष्ट्र के रूप में और सशक्त राष्ट्र के रूप में 200 से 300 साल में उन्होंने डेवलप किया। चाइना और इजराइल का हम हिस्ट्री देखते हैं तो दोनों का जो हिस्ट्री है 50 से 70 साल में उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है। जो डेवलपमेंट वहां पे जाकर के जो लोग देख के आते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि बहुत डेवलपमेंट है। इन्हीं देशों में 50-70 साल पहले कुछ नहीं था, हमारे जैसी हालत थी उनकी, तो 50 से 70 साल में उन्होंने डेवलप किया। अब दुबई और सिंगापुर जैसे देश देखेंगे अपन तो 30 साल में ये देश डेवलप हुए। दुबई वो जो शेख वहां पे आए, उनके पहले दुबई कुछ नहीं था, एक पूरा बालू था, तो 30 से 40 साल में, या सिंगापुर 30 से 40 साल में डेवलप हो गया। इंडिया में अभी वन नेशन वन मार्केट बना है, वन टैक्स बना है, एक इनकम टैक्स है और एक जीएसटी है, ये दो मेनली टैक्स देने हैं। अलग अलग स्टेट्स के बीच में बाहर से इंडस्ट्रीज लाने के लिए या यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप हो, इसके लिए कंपटीशन भी है। तो इसके लिए इंडिया को अभी ये सारी चीजें, अभी इंटरनेट है, काफी सारा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी पॉलिटिकल विल और अच्छी पॉलिटिकल लीडरशिप इंडिया में है। तो इंडिया को समृद्ध बनने में कितने साल लगेंगे? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप मुझे पूछेंगे, एज एन इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट बोल के मुझे पूछेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेडिकेटेड, डिवोटेड और फोकस्ड एफर्ट्स करते हैं मेक इन इंडिया पे, यानी एक साइड में हम लोग इंडस्ट्रियल कल्चर डेवलप करते, दूसरे साइड में हम अगर हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को अच्छी स्किल सेट देते हैं और हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। मगर अगर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि चाइना में एवरेज वर्कर काम करता है 10 घंटे, 10 घंटे, हमारे यहाँ हम खेतों में देखते हैं एवरेज वर्कर काम करता है 6 घंटे, है उसका ड्यूटी आवर्स 8 घंटे का, लेकिन उसमें वो खाना खाता है, फिर बीड़ी पीता है और फिर अलग अलग टाइम पास करता है और लास्ट में प्रोडक्टिव वर्क वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे का करता है। वेरे चाइना में 5 घंटे कंटिन्यूस मॉर्निंग हाफ में काम होता है, उसके बाद खाना, थोड़ा सा रेस्ट होता है उनके यहाँ, और फिर अलग से 5 घंटे वो लोग काम करते हैं। तो 10 आवर्स का उनका प्रोडक्शन कैपेसिटीज है। उसके साथ में वो ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया है।
एवरेज चाइनीज वर्कर का फिजिकल फिटनेस, एवरेज जापानीज वर्कर का फिजिकल फिटनेस, एवरेज वर्ल्ड वर्कर का फिजिकल फिटनेस एवरेज इंडियन वर्कर से ज्यादा है। तो हमें दोनों साइड में काम करना है, एक तो फिजिकल फिटनेस बढ़ाना है और स्किल सेट बढ़ाना है। तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को बढ़ावा मिला, उसके साथ ही साथ स्किल्ड और फिट वर्कर हमने उनके लिए अवेलेबल करवाया, और ये दोनों चीज़ों को हम लेकर के चले, एक स्ट्रेटेजिकली लेकर के चले, तो मुझे लगता है कि अगले 15 साल में इंडिया विल बी द डेवलप्ड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। कोरोना ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। चाइना के ऊपर, चाइना इज़ अ वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब। बहुत से लोग चाइना से निकल करके इंडिया में आएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट आएंगे, इमीडिएट आएंगे, आपने कुछ भी नहीं किया तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। वो भी उनके, उसके लिए भी वर्ल्ड में कंपटीशन है। वियतनाम है, कई सारी कंट्रीज है, वो जापानीज और यूएस की और अलग अलग यूरोपियन कंपनीज को वहाँ उनके देश में बुला रही है। वियतनाम की मैन पावर तो हमसे और भी सस्ती है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना हो कि हमारा जो मैन पावर अच्छा चाहिए, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में हमारे यहाँ इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, वर्कर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। बाहर से जो यूनिट आने वाले हैं या यहाँ की यूनिट जो लगने वाले हैं, उनको MIDC अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब वो प्लांट लगाएंगे तो उनको लैंड इमीडिएट अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं तो लैंड के लिए 2 साल ढूंढते बैठेंगे तो कब प्रोजेक्ट प्लांट लगाएंगे और कब क्या होगा। तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये केयर लेनी चाहिए। यहाँ के जो पब्लिक सर्विसेज में से जो IAS IPS जो MIDC द्वारा जो अधिकारी यहाँ पे नियुक्त होते हैं, तो दे शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट दे आर पब्लिक सर्वेंट्स एंड दे शुड सर्व। तो बाहर से भी जो लोग आते हैं उनके लिए अच्छी सर्विसेज हमने अवेलेबल करवानी चाहिए, और जितना हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देशभक्ति यानी क्या है, तो हमारा काम हम अच्छे ढंग से करें। तो अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने उनका काम अच्छे ढंग से किया, सिलेबस अच्छा ड्राफ्ट किया, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों को लेकर के सिलेबस बनाया, अच्छा इम्प्लीमेंट किया, तो 15 से 20 साल में, 15 ही साल में भारत एक समृद्ध राष्ट्र बनके देश पूरे विश्व के सामने खड़ा होगा। भारत का एक रुतबा होगा, एक पोजीशन होगी, हम एक महासत्ता होंगे, विश्व गुरु होंगे। और विश्व गुरु ऐसे, मतलब महासत्ता ऐसे नहीं कि जो अपने ढोस दे के काम करवाएंगे। हम तो विश्व गुरु है, हमारे पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का बल होगा, और एक अच्छे राष्ट्र में, समृद्ध राष्ट्र में जीवन हम व्यतीत करेंगे, तो हमें भी गर्व महसूस होगा, हमारे लिए भी अच्छा आमदनी का जरिया होगा। इसलिए हम सभी को ये मौका, पोस्ट कोरोना पीरियड का मौका गंवाना नहीं चाहिए। चाइना से जो लोग यहाँ पे आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, यहाँ का मैन पावर, यहाँ का सिचुएशन देखेंगे, अगर पसंद आया तो फिर यहाँ पे वो प्रोडक्शन ह्यूज क्वांटिटी में चालू करेंगे, और धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो चाइना का प्रोडक्शन कम करेंगे और पूरा का पूरा प्लांट इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करेंगे। तो इसका एडवांटेज लेने का एक सिचुएशन है। उसके लिए स्पेशली मेट्रो सिटीज़, मेट्रो के आसपास की सिटीज़ और छोटे सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस ने भी तैयार रहना चाहिए। वहाँ पे एम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, एम्पल वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, वाटर बॉडीज़ अवेलेबल हो, इसके लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें लोकल एंटरप्रेन्योर्स को भी डेवलप करना चाहिए। जो मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पूरा देखेंगे आप, तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो अलग अलग सब्सिडीज़ दी जाती है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और बाहर के एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी, तो पूरे चीज़ें गिनाए हैं। आप थोड़ा सा अगर साहस करेंगे, बैंक से लोन लेने की कोशिश करेंगे, संकल्प करेंगे, थोड़ा सा साहस दिखाएंगे और संयम रखेंगे, जब तक यूनिट नहीं होता है तब तक बैंक के चक्कर काटने का आप जो है आप में विल पावर भी दिखाएंगे, तो ये धीरे धीरे इंडिया एक अच्छा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड होगा। इंडिया सिर्फ इंडस्ट्रियली डेवलप नहीं होगा, ये वर्ल्ड का सर्विस हब बनने की या सॉफ्टवेयर हब बनने की भी क्षमता रखता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल एवरेज इंडियन एक अच्छा वर्कर बोल के नहीं जाना जाता है, लेकिन एसी ऑफिस में हम लोग बाबूगिरी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। 10 घंटा नहीं 12 घंटे हम लोग कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। तो वर्ल्ड का सर्विस हब और मैन्युफैक्चरिंग हब दोनों बनने की क्षमता भारत में है। यहाँ पे पूरा 12 महीना काम किया जा सकता है, और इसलिए हम लोग जितना कंट्रीब्यूशन हमसे हो पाएगा उसके लिए देंगे।
ये और एक बात है कि ये इंडिया को डेवलप करने के लिए हम हमारा कंट्रीब्यूशन देंगे इंडस्ट्रियल डेवलप करने के लिए, तो दो चीज़ होंगी, ये स्वार्थ भी होगा और परमार्थ भी होगा। मतलब हमारा देश भी डेवलप होगा और हम खुद भी डेवलप होंगे। हमारे पास भी पैसा आएगा, हमारे वर्कर्स के पास भी पैसा आएगा, हमारे एसोसिएट फ्रेंड्स के पास भी पैसा आएगा और हमारे देश के पास भी पैसा आएगा और भारत समृद्ध बनेगा। इसी के साथ मैं आपको ये आह्वान करता हूँ कि इसके लिए ये पोस्ट कोरोना पीरियड जो है ये आप व्यर्थ मत गंवाइए। कोरोना को दोष देने की बजाय कोरोना का एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। कोरोना ये भारत के लिए एक इष्टापत्ति साबित हो सकता है अगर हम लोगों ने कोशिश किया तो इसी के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। आपने बहुत अच्छा से सुन लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।